स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के। ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कंसेप्ट है कि अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। मतलब आप खुद सोचो, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास उसकी फील्ड होगी, उस फील्ड में सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। कहां लगेगी, कितनी लगेगी, अब हम उस पे आते हैं। तो पहले कैसे लगेगी? आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, ये मान लिया I1 करंट है, ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मान लिया I2 करंट है। पहला केस ले रहा हूं, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो पहले फर्स्ट की वजह से सेकंड पे देखते हैं। ये करंट ऊपर, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे गोल घूमेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगी। मतलब फर्स्ट की वजह से सेकंड में फील्ड कहां होगी? इनवर्ड। मानते हो ये बात? ये करंट तो फील्ड कहां हो गई? इनवर्ड। मानते हो इतनी बात? अब फोर्स कहां होगी? जरा लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, साथ में मेरे साथ में। फोर्स नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहां हो गई? लेफ्ट साइड। मतलब ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। समझ में आई? अब सेकंड की वजह से फर्स्ट पे देखते हैं। ये करंट, इसकी फील्ड ऐसे घूमी, फील्ड कहां होगी? ये करंट है, फील्ड कहां हो गई? आउटवर्ड्स। डॉट्स बना दो। आ जाओ लेफ्ट हैंड रूल पे। फोर्स नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट कहां है? ऊपर। फोर्स कहां हो गई? राइट साइड, इस तरफ फोर्स। फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब इफ पैरेलल वायर्स, पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट in same direction, they will attract each other. ठीक है? जनरली क्या होता है? सेम वाले रिपेल करते हैं, ये सेम वाले क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, गे हैं ये। ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरे पे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, इसका करंट इधर, इसका करंट उल्टा, ठीक? फील्ड लाइंस बनाते हैं। ये करंट तो इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बन गई, I1 करंट इसमें, I2 करंट इसमें, फील्ड लाइंस ऐसे, फील्ड हो गई क्रॉस। मानते हो ये बात? करंट इधर, फील्ड हो गई इनवर्ड। लेफ्ट हैंड रूल हो, फोर्स नहीं पता, फील्ड इनवर्ड, करंट नीचे, फोर्स कहां हो गई? रिपल्सिव। F ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से ये करंट, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे घूमेगी, फील्ड क्या हो गई? इनवर्ड्स। देखो ना, ये करंट है तो फील्ड कहां हो गई? इनवर्ड हो गई कि नहीं हो गई? तो फील्ड हो गई इनवर्ड। अब फोर्स देखते हैं। फोर्स, फील्ड, करंट, फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर, फोर्स कहां हो गया? रिपल्सिव। सो इफ दे कैरी करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इफ
parallel conductors carry current in opposite direction, then they repel each other. सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल. इनको क्यों ना बोलूं मैं, ठीक है. नाउ ये हो गया डायरेक्शन वाइज. मैथमेटिकली अगर आपको देखना है फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, तो सेकंड वाले पे फोर्स किसकी वजह से, सेकंड वाले पे फोर्स फर्स्ट की वजह से, सेकंड वाले पे फोर्स फर्स्ट की वजह से, मतलब सेकंड वाले पे फोर्स पक्का पक्का किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से. क्योंकि सेकंड वाले पे फोर्स फर्स्ट की वजह से, तो सेकंड वाले पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, B1I2L2. BIL होता है. फील्ड किसकी है, फर्स्ट वाले की, तो B1I2L2. तो यानी ये फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर का μ0I/2πa इंटू I2 इंटू L2. तो F2/L2 फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया, μ0I1I2/2πa. क्या यहां तक बात समझ में आती है. इसी तरह से अगर मुझे फर्स्ट पे फोर्स देखनी है, तो फील्ड किसकी होगी, सेकंड वाले की. तो फर्स्ट पे फोर्स कितना होगा, B2I1L1. सेकंड की वजह से फील्ड I1L1. तो F1 कितना हो जाएगा, μ0I2/2πa इंटू I1L1. मानते हो बेटा, L1 को नीचे ले जाओ, F1/L1 कितना आया, μ0I2I1/2πa. कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हो गई μ0I1I2/2πa. क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है. ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है, ठीक है. फर्स्ट वाले में जो फोर्स है वो सेकंड की फील्ड की वजह से, तो B2I1L1. इसी तरह सेकंड वाले पे जो फोर्स है वो फर्स्ट की फील्ड की वजह से, तो B1I2L2. दोनों ही केसेस में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है, ठीक है. अब इसमें मैथमेटिकली एक और चीज हम निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. ये पेपर में बहुत आती है. 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस मेथड से स्पेसिफिकली पूछता है. कैसे, बड़ा सिंपल है, खुद सोचो. डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, वैल्यूज पुट कर करके. अगर मैं I1 और I2 दोनों को 1 एम्पियर रख दूं, R को 1 मीटर रख दूं, I1 I2 R मतलब A को 1 मीटर रख दूं एयर में, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 111. μ0 क्या होता है, 4π इंटू 10⁻⁷. तो ये कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. हाँ कि ना. फोर्स क्या होता है न्यूटन, लेंथ क्या होता है मीटर. तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसी से स्टेटमेंट बनाएंगे. हम बोलेंगे 1 एम्पियर इज दैट मच करंट, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट which when flows through two parallel conductors placed 1 meter apart, then the force on one conductor
ड्यू टू अदर is 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ गई बात? तो फोर्स कितनी एक्ट करे? 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। लॉजिकली क्लियर है? होता क्या, ये बात समझ में आ गई? तो ये था पहला कंसेप्ट। यूनिट्स में मैंने लिख दिया ना न्यूटन पर मीटर, तो वो पर यूनिट लेंथ ही हो गई ना। ठीक है, प्लीज इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में, प्लीज ध्यान दीजिए, ये अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसमें कुछ करंट है, उस पर कितना टॉर्क लगेगा अगर आपको वो निकालना है। प्लीज ध्यान दीजिए, लिखना नहीं। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, प्लीज पे अटेंशन। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी लेंथ L, ब्रेड्थ B मान ली। अभी बना देता हूं उसको भी। मैग्नेटिक फील्ड में इसको मैंने रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको प्लेस कर दिया एट एन एंगल थीटा टू द फील्ड। सिचुएशन समझ में आई? थीटा एंगल पे मैंने इसे प्लेस किया। इसमें करंट है I, इसमें I अमाउंट ऑफ करंट है। कॉइल ले ली, नाम दे दिया PQRS। PQRS कॉइल है। अब ये सिचुएशन बेसिकली ऐसी है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉइल ऐसे पड़ी है एंगल पे। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, कॉइल ऐसे पड़ी है एंगल पे। दोनों के बीच में कुछ एंगल है, थीटा एंगल पे। ठीक, अब 4 वायर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड में, चारों करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चारों करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, तो फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन PQ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैंने बोल दिया F1। उसको मैंने नाम दे दिया F1। F1 होगा कितना? F1 हो जाएगा, लेंथ मान लिया L, ब्रेड्थ मान लिया B। फोर्स कितना हो जाएगा? नीचे लिख देता हूं बड़ा करके, BIL साइन 180 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? 180 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि L की डायरेक्शन कौन सी लेते हो? जो करंट की डायरेक्शन है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। यहां ध्यान दो, ये है ऐसे, करंट इस तरफ है, फील्ड इधर है। सो करंट और फील्ड के बीच में थीटा एंगल नहीं है। कौन सा एंगल है? 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सॉल्व करके आया BIL साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान दो, करंट इधर, फील्ड इधर, लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स नहीं पता, फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। फील्ड इधर, करंट इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। फोर्स कहां हो गई? ऊपर की तरफ। तो यानी जो F1 फोर्स एक्ट करेगी वो कहां एक्ट करेगी? अपवर्ड्स। क्या ये बात समझ में आती है? लेफ्ट हैंड रूल लगाओ सामने ध्यान से। फोर्स नहीं पता, फील्ड इधर, करंट या पीछे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। फोर्स कहां गई? ऊपर की साइड। तो इसमें फोर्स कहां लग रही है? ऊपर की साइड। अब आ जाओ इस वायर पे, फोर्स ऑन QR
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैंने F2 बोल दिया। ये कितना होगा? BIB sin 90। ये 90 डिग्री एंगल है। लेंथ की जगह अब क्या यूज होगा? ब्रेड्थ। एंगल कितना हुआ? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो ये आ गया BIB, बिब के बराबर। बच्चों की बिब होती है ना, उसके बराबर। डायरेक्शन, करंट नीचे, फील्ड इधर है। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फोर्स नहीं पता, फील्ड इधर, करंट नीचे। फोर्स कहां हो गई? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। तो इस पे फोर्स लग रही है ऊपर, इस पे फोर्स लगेगी बाहर की साइड। तो फोर्स आ गया आउटवर्ड, बाहर की तरफ, F2, आउटसाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं F3 पे। फोर्स ऑन RS ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। F3 कितना हुआ? BIL साइन थीटा। इसमें तो एंगल थीटा है ना करंट और फील्ड के बीच में, तो ये सीधा आ गया बिल साइन थीटा। डायरेक्शन, करंट है इस तरफ, ध्यान देना। फोर्स नहीं पता, फील्ड इधर, करंट पीछे की साइड है, तो इसको ऐसे नहीं घुमा सकते, यूं घुमाना पड़ेगा। फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स कहां हो गया? नीचे की साइड। तो फोर्स आ गई डाउनवर्ड्स, डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स। F3। ठीक, आ जाओ F4 पे। फोर्स ऑन SP ड्यू टू फील्ड। F4 कितना होगा? BIB साइन 90। ये आ गया BIB, और डायरेक्शन इसकी आ जाएगी इनवर्ड, F4। दोबारा देखो डायरेक्शंस, मैथमेटिकल तो क्लियर है ना। डायरेक्शंस दोबारा देखो। ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऊपर आया। करंट इधर, फील्ड इधर, करंट इधर, फील्ड इधर। लेफ्ट हैंड पकड़ो, फोर्स नहीं पता, फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स आ गई ऊपर। करंट इधर, फील्ड इधर, फोर्स हो गई ऊपर। इन दोनों के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हो गया इस तरह से। यहां तक बात क्लियर? इस पे आओ। इसमें फोर्स नहीं पता, फील्ड इधर, करंट नीचे, तो फोर्स कहां हो गई? आउटवर्ड्स। तीसरे पे आओ, करंट अब अंदर जा रहा है, फील्ड इधर, ये वाली उंगली तो इस तरफ होती है, अब इसको इधर नहीं कर सकते, करना है तो घुमाना पड़ेगा। फील्ड इधर, करंट पीछे, फोर्स कहां हो गई? नीचे, तो इसकी फोर्स कहां हो गई? नीचे। इसी तरह इस पे आओ, करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, फोर्स नहीं पता, फील्ड, फील्ड इधर, करंट ऊपर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहां हो गई? इनवर्ड। तो चारों पे फोर्सेस की डायरेक्शंस आ गई। अब F1 एंड F3 कैंसल आउट करेंगी। F1 and F3 will cancel out. Also, F2 and F4 will cancel out. ये सब फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका मतलब नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। नेट फोर्स क्या हो गई? 0। अब जरा दोबारा से उसी पे आओ, यहां ध्यान दो। एक फोर्स लग रही है ऊपर, एक फोर्स लग रही है नीचे, कैंसिल आउट हो गई। एक फोर्स लग रही है आगे, एक फोर्स लग रही है पीछे, कैंसिल तो हो गई, बट ये रोटेट करेगी ना, क्योंकि F2 और F4 का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सो फोर्स तो 0 है, बट सिंस लाइन ऑफ एक्शन of F2 and F4 is different, therefore
they form a couple and torque will act. टॉर्क एक्ट करेगी. इसका टॉप व्यू बनाते हैं. टॉप व्यू बनाने का मतलब डायग्राम देखो, इसका टॉप व्यू बनाओ. अगर उसी को मैं ऊपर से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा. F4 अंदर की तरफ लग रहा है, F2 बाहर की तरफ लग रहा है. इसी को मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ऊपर से तो ये डंडी नजर आएगी ना सिर्फ. F4 अंदर जाते हुए दिखेगा, F2 बाहर आते हुए दिखेगा. F4 अंदर जाते हुए दिखेगा, F2 बाहर आते हुए दिखेगा. और मैग्नेटिक फील्ड कहां दिखेगी टॉप से देखने पे? ये होगी मैग्नेटिक फील्ड और ये होगा वो थीटा एंगल. टॉप व्यू से ऐसे ही दिखेगा. अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस निकालो. ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ये थी लेंथ L, ये भी हो गया थीटा. ऑल्टरनेट एंगल्स. सो D अपॉन L कितना हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा. तो D कितना हुआ? L कॉस थीटा. सो टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ F2 और F4 मल्टीप्लाइड बाई D. सो BIB था इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय L कॉस थीटा. ये आ गया टॉर्क. F2 और F4 का मैग्नीट्यूड कितना था? BIB था. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकाला? L cos थीटा. लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया BIA cos थीटा. अगर n टर्न्स की बात करें, n टर्न्स की कॉइल होती है अगर, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है NBIA cos थीटा. NIA क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट तो टॉर्क हो गया MB cos थीटा. मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? NIA. और डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होती है. तो क्या टॉर्क को आप M डॉट B लिख सकते हो? किसी हालत में नहीं लिख सकते. टॉर्क वेक्टर होता है. क्या ये थीटा एंगल M और B के बीच में? नहीं. मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर. और उसके और इसके बीच में एंगल मैंने अल्फा मान लिया. उन दोनों के बीच में एंगल थीटा नहीं है. सो थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया? 90 डिग्री. सो टॉर्क आपके पास हुआ MB cos 90 माइनस अल्फा, बिकॉज थीटा प्लस अल्फा कितना है? 90 डिग्री. सो टॉर्क आया MB साइन अल्फा, मतलब टॉर्क आया M क्रॉस B. M और B के बीच का एंगल होना चाहिए ना क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लिखने के लिए. सो बेसिकली जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच में. और अल्फा जो है वो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में. मतलब एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू एरिया. कहने ये न्यूमेरिकल्स के लिए लिख रहा हूं मैं. सपोज ये सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है. ये मैग्नेटिक फील्ड है. अगर ये एरिया वेक्टर बना रहा हूं तो ये एरिया वेक्टर बनेगा. तो यहां पे थीटा कितना हो गया? 90. अल्फा कितना हो गया? 0.
अगर ये सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल वेक्टर इधर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है सरफेस के, तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, अल्फा कितना हुआ 90 डिग्री। सो थीटा किसके साथ एंगल होता है, एरिया के साथ। अल्फा किसके साथ एंगल होता है, एरिया वेक्टर के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किसकी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। ये न्यूमेरिकली बहुत काम आएगा। हर न्यूमेरिकल में डायरेक्शंस का फर्क पड़ेगा, एंगल्स लेने पड़ेंगे, तो वो एंगल्स के लिए ध्यान रखना कि कब थीटा कौन सा है और अल्फा कौन सा है। और अगर फॉर्मूले वाइज बात करें तो दो फॉर्मूलाज बनते हैं, एक फॉर्मूला थीटा की टर्म्स में NIBA cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला अल्फा की टर्म्स में NIBA sin अल्फा। सो दो फॉर्मूलाज हुए टॉर्क के, NIBA cos थीटा या फिर NIBA sin अल्फा। एक cos की टर्म्स में और दूसरा sin की टर्म्स में। दोनों एक ही बात है, एक में एंगल किसका है, विद द एरिया, और दूसरे में एंगल क्या है, विद द एरिया वेक्टर। समझ में आया? प्लीज यहां तक लिखिए। नेक्स्ट आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। ये जो टॉर्क लग रही है इस पे, इससे आप क्या निकालते हो, इससे हमारे पास आता है एक, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका क्या नाम है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG। कैसा होता है, ऐसा होता है देखने में, कितना गंदा सा है, बहुत फुद्दू है, बहुत फुद्दू है। मैं एक एक चीज यहां एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझने पे ध्यान दो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको पहले इस सेटअप को समझो। इसमें दो टर्मिनल्स दिख रहे होंगे आपको, ये T1 टर्मिनल, ये T2 टर्मिनल। ये दो टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड है, मतलब यहां से करंट आता है और इधर से बाहर जाता है। करंट अंदर क्या करता है, करंट अंदर इस टर्मिनल के थ्रू होता हुआ यहां से पास करेगा। यहां पे एक ये M लगा है विच इज मिरर, अभी मैं इसका मतलब बता रहा हूं क्यों लगाया मैंने। इसके बाद इस कॉइल से घूमता हुआ, कॉइल से घूमता हुआ, कॉइल से घूमता हुआ, फिर स्प्रिंग से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। करंट आया, इधर से घूमा, कॉइल से घूमा, ये घूम के स्प्रिंग से होता हुआ बाहर चला गया। हुआ क्या इससे, पहली बात, इसमें कौन कौन सी चीजें क्या हैं। ये जो आपको M दिख रहा है, दिस इज अ मिरर। क्या काम करता है अभी बताता हूं। ये L जो दिख रहा है, ये है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन का क्या काम होता है, सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस को, फोर्सेस को अपनी तरफ खींचता है, इसकी हाई परमिएबिलिटी होती है। नीचे कौन है, ये S जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये है स्प्रिंग। N और S ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ और साउथ पोल। कौन सी चीज क्या है, ये बात समझ में आई। कैसे काम करता है, अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दीज पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल्स आर कॉनकेव पोल पीसेस। कॉनकेव शेप में, देखो ऐसे, ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है, कॉनकेव शेप में, बीच में वो सॉफ्ट आयरन कोर है। ये टॉप व्यू है ऊपर से देखने पे, इसके थ्रू ये कॉइल दिख रही है ना जाती हुई। नाउ कॉनकेव पोल पीसेस का क्या काम होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
यहां पे आपका वो सिलेंड्रिकल कोर था। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी निकलती है? परपेंडिकुलर। कॉन्केव पोल पीसेस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादातर इससे पास कर सकती है, और हमेशा वो सरफेस ऑफ द कॉइल के क्या रहेगी? पैरेलल। मतलब इस टाइप की फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? एक हेल्प कर रहा है कॉन्केव पोल पीस, दूसरा सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या करता है? परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींचता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फर्क क्या पड़ता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया बिकम्स जीरो। मतलब फील्ड जो है वो बिकम्स पैरेलल टू कॉइल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉइल से जब पास करेंगी तो वो पैरेलल हो जाती हैं। इस टाइप की फील्ड को हम क्या नाम देते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क को मैक्सिमाइज कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल होगी तो थीटा 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता? तो टॉर्क को क्या करेगी? मैक्सिमाइज करेगी। अब होता क्या है? करंट आया, कॉइल पे, कॉइल से करंट पास हुआ, कॉइल में लगी टॉर्क, कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। जब कॉइल रोटेट करेगी रोटेट क्यों करेगी? मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? उसकी रोटेशन को रोकेगा। जब कॉइल रोटेट करेगी ड्यू टू टॉर्क, स्प्रिंग क्या करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। अप्लाइड टॉर्क क्यों है? करंट आया, कॉइल से जब करंट पास कर रहा है तो कॉइल ने रोटेशन स्टार्ट की, नीचे जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा? रोटेशन को अपोज करेगा। स्प्रिंग को खींचते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स देता है, स्प्रिंग को रोटेट करोगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क देगा। तो जब अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अप्लाइड टॉर्क कितना होगा? वर्किंग समझो, मैंने बोला when it is connected in the circuit via terminals T1 T2, then current passes through the coil. When current passes through coil placed in magnetic field, torque will act. Magnetic field is radial, that is field is parallel to the coil, maximum torque act, तो restoring torque spring provide करेगा। applied torque restoring के बराबर हो जाएगा। applied torque क्या होगा? mb cos 0 या mb sin 90। थीटा लोगे तो क्या होगा? 0 डिग्री, अल्फा लोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री। और रिस्टोरिंग होता है k phi। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? kx। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? k phi, वेयर phi इज द रोटेशन, कितना वो एंगल पे रोटेट हो गया। तो k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, phi क्या है? रोटेशन एंगल। तो इससे आप करंट निकाल सकते हो। तो रोटेशन देख के आपको पता लग जाएगा करंट कितना है। जितना ज्यादा रोटेशन पे रोटेट हुआ उतना ज्यादा करंट आ गया। k अपॉन NBA क्या कहलाता है? कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कैपिटल G। समझ में आई बात? वर्किंग तो बहुत सिंपल सी है। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन पे वापस। ये M का क्या काम है? मिरर का क्या काम है? जब रोटेट होगा तो ये मिरर एंगल पे लगा होता है, इससे हमें पता लग जाता है कि वो कितने एंगल पे रोटेट हुआ है। मिरर में देखेंगे, मिरर में ग्रेडिंग्स होती है एंगल्स की, तो उससे पता लग जाता है कितने एंगल पे रोटेट हुआ। तो मिरर क्या काम करता है? मिरर हमें एंगल दिखाता है। स्प्रिंग का क्या काम है? एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, रिस्टोरिंग टॉर्क किसने देना है, दूसरा करंट को पास होने का रास्ता दे रहा है। तीसरा, ये एक स्ट्रिप दिख रही है, इसका नाम है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्या होती है? एक तरह का सिल्की मटेरियल सोच लो जिसमें क्लिंग्स प्रोड्यूस नहीं होते। आप किसी वायर को बार बार यूज करो तो वो वियर एंड टियर की वजह से वो वायर ऐसी हो जाती है, स्ट्रेट नहीं रहती। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक तरह का ऐसा वायर है, सोच लो घोड़े का शैंपू किया हुआ बाल, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, हमेशा स्ट्रेट रहेगा। मतलब इसमें इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं आती, क्योंकि अगर इसमें भी टॉर्क हुई तो वो भी तो इफेक्ट डालेगी ना। इसमें अपनी रिस्टोरिंग टॉर्क कोई नहीं होती। बिल्कुल सिंपल वायर है ये, इसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम मैंने बता दिया, फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प कर रहा है।
कॉनकेव पोल पीसेस का क्या काम, फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप एल्यूमिनियम फ्रेम में होता है। क्यों एल्यूमिनियम में, स्टील में क्यों नहीं? क्योंकि अगर आयरन में क्यों नहीं, आयरन में होगा तो उसमें वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो ना मैग्नेटाइज हो, इसीलिए एल्यूमिनियम फ्रेम में पूरा सेटअप होता है। समझ में आया? सो दोबारा कंसेप्ट क्या हुआ इसमें, करंट आया कॉइल से पास हुआ, कॉइल ने क्या किया, कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है तो क्या प्रोवाइड करेगी, टॉर्क होगी, रोटेशन होगी। जब रोटेशन होगी तो स्प्रिंग क्या करेगा, रिस्टोरिंग प्रोवाइड करेगा। जब अप्लाइड टॉर्क रिस्टोरिंग के बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम आएगा, आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? तो आप डिफ्लेक्शन देख के करंट निकाल सकते हो। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास दो गैल्वेनोमीटर है, एक में 0.1 एम्पियर पे 45 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हो रही है और दूसरे में 0.1 एम्पियर पे 1 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हो रही है, कौन सा बेटर होगा? 45 वाला, क्योंकि उसमें दिख जाएगी ना डिफ्लेक्शन। मतलब कम से कम करंट में जो ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाए वो क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव, तभी तो हमें नजर आएगा। पता लगा कम करंट है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, तो हम इसमें डिफाइन करते हैं पहली टर्म, उसका नाम है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन है फाई, करंट है आई, बेसिकली फाई बाय आई। फाई बाय आई कितना हो गया, NBA अपॉन के। ये क्या कहलाता है, करंट सेंसिटिविटी। दूसरा टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 वोल्ट वोल्टेज इज अप्लाइड। सो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज, वो क्या है, करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 वोल्ट वोल्टेज इज अप्लाइड, वो क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, फाई बाय वोल्टेज। वोल्टेज को आप IR लिख सकते हो, तो फाई बाय आई क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो क्या फॉर्मूला था, NBA अपॉन के। पुट करोगे क्या आ जाएगा, NBA अपॉन KR। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये न्यूमेरिकली ये फॉर्मूला बहुत काम का है। V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR याद करते हो ना, ये वो नहीं है, V इज इक्वल टू I बाय R। V नहीं है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी है, रेजिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला काम आएगा, तो तीनों रिलेशंस काम आएंगे। करंट सेंसिटिविटी कितना होता है, NBA अपॉन के। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना है, NBA अपॉन KR। और वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का क्या रिलेशन है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? यहां तक इजी लगा? ये था MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जी बेटा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, दोबारा देख बेटा। कॉनकेव पोल पीसेस लिए, फील्ड इधर से निकली, अब दूसरे में घुसना है, तो जब सरफेस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी ना। जो सिलेंडर है, सिलेंडर उसको खींच रहा है ना फील्ड लाइंस को, एक तो वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है फील्ड को, दूसरा जब सरफेस से पास कर रही है तो वो पैरेलल हो गई, तो टॉर्क क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, नाउ इसका एक ड्रॉबैक, ये स्प्रिंग, करंट ज्यादा हुआ, टॉर्क ज्यादा लगी, स्प्रिंग ही टूट गया, पै गया स्यापा। तो इसकी रेंज अगर हमें बढ़ानी है, मतलब हमें अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, आ जाते हैं उस पे, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, कुछ टीचर्स इस टॉपिक को उसमें कराते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं इसमें करवा रहा हूं। ये गैल्वेनोमीटर है, मैंने माना IG है करंट फॉर विच galvanometer shows full scale deflection। वो करंट जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट, वो IG है। इससे ज्यादा अगर इससे करंट आएगा तो फूक जाएगा ये सोच लो। अब मैं चाहता हूं ज्यादा करंट देना, इससे पास हो सकता है IG,
मैं चाहता हूं करंट बढ़ जाए, करंट बढ़ कैसे सकता है? जैसे ही आईजी से ज्यादा होगा ये खराब हो जाएगा। हम पैरेलल में क्या करें, अगर एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दे करंट को, तो अब ओवरऑल ज्यादा करंट दे सकता हूं। मतलब इधर से आईजी जाए, जो रिमेनिंग करंट है वो ऊपर से चला जाए। ये जो ओवरऑल कंप्लीट बनता है ये बन जाता है एमीटर। ज्यादा करंट आया, गैल्वेनोमीटर से अभी भी उतना ही पास हो रहा है, बट रिमेनिंग करंट के लिए मैंने ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया। अब इससे हुआ क्या, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, IG इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। मानते हो? IG इंटू जी इज आई माइनस आई जी इंटू एस। तो S की वैल्यू कितनी आई, IG अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। आप निकाल सकते हो आपको कितना शंट लगाना पड़ेगा। S स्टैंड्स फॉर शंट। शंट, शंट मतलब पैरेलल में लो रेजिस्टेंस। सो लो रेजिस्टेंस पैरेलल में हम लगाते हैं। लो रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? ताकि करंट को एक ऑल्टरनेट पाथ मिल जाए और ज्यादा करंट ओवरऑल फ्लो कर सके। आप कहोगे सर क्या पागल बना रहे हो, गैल्वेनोमीटर में से तो अभी भी आईजी पास हो रहा है। अब जुगाड़ दिखाता हूं आपको कि ये हुआ क्या, इससे फायदा क्या हुआ। प्लीज पे अटेंशन। एक तो ये रिलेशन तो क्लियर है सबको, इसका एक और रिलेशन बन सकता है। अगर मैं इसी को रीअरेंज करूं तो मेरे पास एक और न्यूमेरिकल के लिए रिलेशन बन जाएगा, IG इंटू जी इज आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। तो I की वैल्यू आ गई IG इंटू जी प्लस एस अपॉन एस। ये भी काम में आएगा रिलेशन, ज्यादा काम में ये आएगा पहला वाला, ये भी काम में आ सकता है। तीसरा एक और रिलेशन जो न्यूमेरिकली काम में आएगा वो है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, 1 बाय आर इफेक्टिव इसका कितना हो जाएगा, 1 बाय एस प्लस 1 बाय जी। सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस एमीटर का कितना हो जाएगा, GS अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, अब इसको मैं न्यूमेरिकली समझाता हूं, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। आपको बोला हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohms विच शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर। आपको कैपिटल G दे दिया 10 ohms, IG दे दिया 1 मिली एम्पियर। टू मेजर अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, मुझे 10 एम्पियर करंट मेजर करना है, यही क्वेश्चन बोला। 3 डाटा, क्वेश्चन पढ़ो। कैपिटल G दिया हुआ है 10 ohms, गैल्वेनोमीटर करंट दिया है 1 मिली एम्पियर, आपको कितना करंट मेजर करना है, 10 एम्पियर। आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, पैरेलल में शंट लगा दोगे। लगाते हैं पहले, पैरेलल में शंट लगा दोगे। सो शंट या रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस S must be connected in parallel। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी IG अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। वैल्यू डालो, IG कितना है 1 मिली एम्पियर, G की वैल्यू 10, I माइनस आई जी मतलब 10 माइनस 10 टू पावर माइनस 3, अप्रोक्सीमेटली 10 हो गया डिनोमिनेटर में। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू पावर माइनस 2 ohms। ये बात समझ में आती है? तो आप बोलोगे इतना रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक, ये बात क्लियर। अब इससे हुआ क्या, कन्वर्जन तो नहीं हुई, होता क्या है ध्यान देना जरा। ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ये जीरो रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर और करते करते 10 मिली एम्पियर तक गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है। ठीक, ये IG की वैल्यूज हैं। अब एक रिलेशन ये वाला देखो, I की वैल्यू IG इंटू जी प्लस एस अपॉन एस, IG इंटू जी प्लस एस अपॉन एस। अब मैं करूंगा जुगाड़। क्या जुगाड़, मैंने देखा कि मेरे को कितना 10 टू पावर माइनस 2 ohms लगाना है पैरेलल में, मतलब S की वैल्यू मेरे पास है 10 टू पावर माइनस 2 ohms, G की वैल्यू थी मेरे पास 10 ohms। हर एक IG के लिए मैं कॉरस्पॉन्डिंग I की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर IG की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है तो I की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिली एम्पियर
इंटू जी प्लस एस अपॉन एस, यही मतलब हुआ। 10 प्लस 10 टू पावर माइनस 2 10 हो गया, आंसर आया 1 एम्पियर। क्या यहां तक बात समझ में आती है? मैं क्या करूंगा, इस पर्ची पे काट के 1 एम्पियर लिख दूंगा। मेजर उसने 1 मिली एम्पियर ही किया, बट मुझे दिखी कौन सी रीडिंग? 1 एम्पियर। मेजर उसने अभी भी आईजी ही किया, बट वहां पे पर्ची पे काट के मैंने क्या लिख दिया? कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आई लिख दी। तो मेजर उसने क्या किया? मेजर उसने तो आईजी किया। भाई वो तो 1 मिली एम्पियर के लिए डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट हमें उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी दिख रही है? 1 एम्पियर। मतलब वो रीडिंग 1 मिली एम्पियर शो कर रहा है, बट हमें क्या पता कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी पता लग रही है? करंट की। समझ में आया? इसी तरह हर वैल्यू के लिए आईजी अगर 2 मिली एम्पियर होगा तो इस एग्जांपल में वो 2 एम्पियर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो मेजरमेंट अभी भी आईजी का ही हो रहा है, बट हमें जो रीडिंग दिखाई जा रही है वो किसकी रीडिंग है? आई की। आ गई बात समझ? सेम काम होता है अगर आप वोल्ट मीटर बनाना चाहें। अगर आप वोल्ट मीटर बनाना चाहें, वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। अब आप अगर वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे, अगर आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, हाई वोल्टेज कनेक्ट करेंगे मेजर करने के लिए, तो करंट भी बढ़ेगा। सो इफ हाई वोल्टेज is to be measured, then to control current, high resistance must be connected in series. मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, मैं एक वोल्टेज लगाता हूं इसके अक्रॉस। जब वोल्टेज लगाऊंगा हाई वोल्टेज, तो ये तो फूक जाएगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? सीरीज में एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? वोल्ट मीटर। अगेन खेल वही खेलेंगे, वो दिखाएगा रीडिंग किसकी? आईजी की, बट हम उसको काट के क्या लिख देंगे? वोल्टेज की वैल्यू। तो अब होगा क्या? अब करंट कितना, हमें आर ऐसा चाहिए होगा कि करंट कितना हो? आईजी। तो अब जो वोल्टेज होगी वो कितना हो जाएगा? आईजी इंटू जी प्लस आईजी इंटू आर। रीअरेंज करोगे आर आ जाएगा वी अपॉन आईजी माइनस जी, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस जी। सीरीज है ना, तो ऐड हो गया। न्यूमेरिकली कैसे? जैसे आपको बोला यू हैव गॉट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, कैपिटल जी आपको दे दिया 10 ओम्स, शोइंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, आईजी दे दिया 1 मिली एम्पियर। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर विच कैन मेजर 100 वोल्ट? वोल्ट मीटर 100 वोल्ट मेजर करना है, तो क्या करोगे? सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे, वी अपॉन आई जी माइनस जी। 100 अपॉन 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 10, कितना हुआ? 10 टू पावर 5 माइनस 10, 100 वोल्ट था। ठीक है, 1 लाख में से 10 कम, 99,990 ओम्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आई बात? क्लियर? लॉजिकली क्लियर? तो करना इसमें भी वही है, रीडिंग वो किसकी शो करेगा? आईजी की, और हमें कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग किसकी दिखेगी? वोल्टेज की। गॉट इट? समझ में आ गया? ये था आपका इस चैप्टर का थ्योरी। करना क्या है आपको काम? इसके न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल्स वो मुझे कंप्लीट चाहिए बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।